आज हम पढ़ते अपना MCQs नंबर 7 जो हमें फिज़िक्स की टेस्ट की प्रिपरेशन में हेल्प दे सकती है, या इनकी जो SS फिज़िक्स आने वाली टेस्ट है उसमें भी हमें हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल भी गिवन है, यानी मीन्स ये बिल्कुल बाउंसिंग बैक है, और हमें एनर्जी भी गिवन है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, और फिर ये बता रहे कि बाय अ फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। लेट्स से ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पर यूरेनियम कोई न्यूक्लियस है, इसके साथ इसकी स्ट्राइकिंग हो रही है और फिर बाउंसेस बैक हो रहा है। हमें ये पता है कि वन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमारे पास जो एनर्जी की होती है वो 1.6 और अराउंड अबाउट 1.6 सेंटीमीटर पावर -19 जूल के बराबर होती है। अब अगर ये कोई एनर्जी है हमारे पास, इस सिचुएशन में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है अल्फा पार्टिकल की, वो हमारे पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि 5 अपनी जगह पर अगर हम ले आएँ, और मेगा हम जानते हैं कि 10⁻⁻6 को कहते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम ये पुट कर ले 1.6 ×10⁻⁻19 जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अगर हम कैलकुलेट या इस तरह हम लिख ले डायरेक्ट 5 × 1.6, और ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻30 न्यूटन इंटू मीटर, या जूल आप भी लिख सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड यूनिट्स में होंगी। फिर ये कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने की, यानी कौन सी डिस्टेंस की ऑर्डर कौन सी हो सकती है जो क्लोजेस्ट हो। ठीक है, तो जस्ट इसमें ये होगा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो यूरेनियम न्यूक्लियस है यहाँ पे उसको ये सॉरी एटम है या न्यूक्लियस है उसको कन्वर्ट हो जाएगी। और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव में होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिख लूँ Fe.r, और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हमारे पास ये हो सकता है कि Fe.r और cos ऑफ थीटा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर ले, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इस तरह लिख ले cos 180 है, तो cos 180 -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस हो माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगी प्लस में। और Fe हम जानते हैं कि ये हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक r है, तो ये एक r और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Ke दैट विल बी इक्वल टू, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। अब हमें पता है कि K की वैल्यू हम जानते हैं कि K की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, और अगर इसके हम यूनिट लिख ले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q1 जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल की हम कंसिडर करें, इस पे चार्ज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो चार्ज होती है वो 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है, और वो हम जानते हैं कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इसी तरह अगर हम Q2 की बात कर ले तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस की है, और यूरेनियम न्यूक्लियस की जो है ये 92 ऑफ द इलेक्ट्रॉन है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 92 मल्टीप्लाई बाई 1.6 एंड 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम्स। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ये वैल्यू ले ले और जो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास ये वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर ले या इस इक्वेशन से फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रा कर लूँ अपनी ये डिस्टेंस को, तो r हमारे पास हो जाएगा r विल बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर ले यहाँ पे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ से पुट कर ले, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा। और इस सिचुएशन में इन वैल्यूज़ के मुताबिक ये हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 5.30 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 10 raised to power नेगेटिव 14, लेकिन ये मीटर्स में, और हमें ऑप्शंस जो दी गई हैं ये सेंटीमीटर्स में है। तो अगर इसी आंसर को अगर मैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो ये जस्ट हमारे पास हो जाएगा, और वो हम जानते हैं कि हम किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स मीटर्स हमारे पास सेंटीमीटर्स में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ये हो जाएगा 10 टू पावर नेगेटिव 12 सेंटीमीटर्स। तो ये इस ऑर्डर में आ रही है, ठीक है ना, 10 टू पावर नेगेटिव 12 ऑर्डर में ये आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कि अगर फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लें तो वो हमारे पास उसकी कैलकुलेशन या ये चीज़ क्या आ सकती है, इनका जो सही आंसर है या ये हमारा अप्रोच कंसेप्चुअली उसके लिए क्या होगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं a piece of copper and another of germanium। तो कॉपर हमारे पास ये 8 के लिए है। तो ये हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कॉपर जो है वो मेटल है, ठीक है, वो हम जानते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है, ये एक मेटल है। और जर्मेनियम जो है, ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर है। तो ये दो बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। आर कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 70 केल्विन, रूम टेम्परेचर से हमने इसको कूल किया है। और द रेजिस्टेंस ऑफ each of them increases, each of them decreases, copper increases and germanium decreases, or copper decreases and germanium increases। तो इसकी रेजिस्टेंस किस तरह बिहेव करेगी, तो हम पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं। और हमें पता है कि रेजिस्टिविटी हमारे पास या रेजिस्टेंस जो है किसी मटेरियल के लिए हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो R आ रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट कैन बी रिटन एज R नॉट, जो इसकी इनिशियल या जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस थी, और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टी, डेल्टी उसमें चेंज है टेम्परेचर की। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ अल्फ़ा के लिए, तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर टी माइनस आर नॉट एंड डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल टी। अब हम एक बात ये जहन में रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें तो इनमें एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो अराउंड अबाउट 0.5 से लेकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से लेकर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है कि वो बॉन्ड हम ब्रेक करें और इसमें हम फिर कंडक्शन कर सकते हैं।
तो जब हम टेम्परेचर को, यानी टेम्परेचर हमारे पास एक टाइप एनर्जी है, यानी मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो ये एनर्जी हमें मिल सकती है उस सिचुएशन में। और बॉन्डिंग जो है या कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो हम उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, तो हमें फिर चार्जेस मिलेंगे या कैरियर्स हमें मिल सकती है, जो चार्ज कैरियर्स हैं। अगर चार्ज कैरियर्स हमें मिल रही तो इसका ये मतलब है कि पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन टेम्परेचर की इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बात, अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मीन इसका ये मतलब हुआ कि ये फैक्टर हमारे पास फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आर डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर ये फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो कम से अगर हम ज़्यादा को माइनस कर ले तो आंसर हमारे पास फिर नेगेटिव में आएगा। और ये तमाम नॉन मेटल्स जो है या सेमीकंडक्टर्स है या एलॉयज़ है, तो इनके लिए ये कोएफिशिएंट या जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है ये नेगेटिव आता है। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये है कि उनकी स्ट्रक्चर या उसकी जो बॉन्डिंग या इस तरह की जो मटीरियल स्ट्रक्चर है वो इसी तरह की बिहेव करती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन के मुताबिक टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम रूम से, यानी अगर ये 300 केल्विन है रूम टेम्परेचर, तो ये हम 70 की तरफ ले आ रहे हैं, तो हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग ये स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, या उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कम होती जाएगी, या रिपल्शन उनके दरमियान जो एटम्स हैं उसकी रिपल्शन कम होती जाएगी या उनकी वाइब्रेशंस कम होती जाएगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से आर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो और मेटल के लिए तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होती है, तो उस वजह से अगर हम इंक्रीज़ कर लेते हैं तो हमारे पास, डिक्रीज़ कर लेते हैं तो जर्मेनियम की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और जो कॉपर है उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, क्योंकि मेटल्स के लिए वो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है। तो इसमें ऑप्शन डी इस कंसेप्ट की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ये वाला है। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें 9th को, तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू, तो ये कह रहे हैं कि बैंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, लेट्स से ये वैलेंस, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड है, तो ये स्ट्रक्चर ये कहाँ से हम ड्रा करते हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से हमें मिलता है, या जो एनर्जी लेवल्स है या एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है ये कहाँ से हम वो ड्रा कर सकते हैं, या इसका कंसेप्ट कहाँ से मिलता है हमें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पता है कि एक्चुअली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में हमारे पास जनरली क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है पोजीशन एंड डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर देन h डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये तो हमें बैंड स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताती, तो हमें किसी पोजीशन या मोमेंटम के अनसर्टेनिटी के बारे में बताते, तो ये आंसर तो ठीक नहीं है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताती है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन द सिमिलर ऑर्बिटल्स, या जो सब ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम सबशेल्स भी कह सकते हैं, कि हमारे पास कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये एक अप इलेक्ट्रॉन है और ये डाउन इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही स्टेट में ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये तो या तो वैलेंस बैंड में होगी और या
या सबशेल जो है इसकी, फॉर एग्जांपल अगर हम एस ले ले, इस पी हम ले ले, डी ले ले, एफ ले ले, तो ये ऑर्बिटॉल्स हैं। तो इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या जो नो मोर देन सेम, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर जो आ रहे हैं आया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमें बैंड स्ट्रक्चर के बारे में बता रही। वो करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वो तो नहीं बता रही, क्योंकि वो तो एंगुलर मोमेंटम या इस तरह की, फॉर एग्जांपल हम ले लें NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बोर जो करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द NH डिवाइडेड बाई H डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम इस तरह होता है। तो वो भी नहीं है, बोर्स लॉ जो है वो भी नहीं है, क्योंकि बोर्स लॉ तो हमें किसी रेडियंस या रेडियंट एमिटेंस के बारे में बताती है। तो रेडियंट एमिटेंस हमारे पास वो बराबर होती है सिग्मा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टी टू पावर 4, तो ये भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास बी जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 10 को। ये बता रहे हैं कि हमारे पास when p-n जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, हमारे पास एक p-n जंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह इसको कंसेप्चुअली ड्रा कर ले, ये हमारे पास क्या है, लेट्स से ये p टाइप है, ये n टाइप है, और p टाइप n टाइप हम जानते हैं कि n टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेसिव, और p टाइप में हमारे पास एक्सेसिवली क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक रीजन बनाए, क्योंकि डिफ्यूजन से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है, और इस साइड पे कुछ होल्स आ जाएंगे, ठीक है ना, इन साइड पे। तो अगर मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करूँ, फॉरवर्ड बाइस का हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से अटैच कर लें, और नेगेटिव टर्मिनल को हम एन टाइप के साथ क्या कर लें, अटैच कर लें। तो ये बैटरी है हमारे पास। तो यहाँ पे जो होल्स होंगे ये एन इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी कुछ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, और इसी तरह इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इसकी जो वेड्थ है या डिप्लीशन रीजन की जो वेड्थ है वो क्या होती जाएगी, वो श्रिंक होती जाएगी, ठीक है ना, कम होती जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो हाइट होता है, बैरियर हाइट, जो बैरियर होता है दो स्टेट के दरमियान, वो भी कम होती जाएगी, ऑब्वियसली वो कम होती जाएगी। सो बोथ द डिप्लीशन रीजन एंड बैरियर हाइट आर रिड्यूस्ड। तो इसमें सी ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 11, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन at T1 and T2 are the time f, ये f है, ठीक है ना, f नहीं f, ठीक है। T1 और T2 जो है are the two times, या जो टाइम ऑफ लाइट है in the two cases, then what is the product of two times of light, ठीक है ना। T1 और T2 को हमने उसकी रिलेशन को फाइंड आउट करना है किया, इससे हमें क्या रिलेशन मिल सकता है। तो जनरली हम टाइम ऑफ लाइट को क्या लेते हैं, टाइम ऑफ लाइट को हम दो तरह की फार्मूले को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, 2vi साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, इस तरह हम लिख सकते हैं। लेट्स से इसकी हम 1, और इसी तरह अगर हमारे पास एंगल सेम है और उसको हम डिफरेंट इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो लिख सकता हूँ बाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2vi, और ये cos थीटा लिख सकते हैं हम
ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये g हो गया, तो ये हमारे पास t2 आ गया और वो t1 आ गया। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें t1 मल्टीप्लाई बाई t2, तो इसकी रिलेशन क्या आएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, लेट्स से मैं इसको शॉर्टकट कर लेता हूँ, vi² हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाई जी, एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और एक जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। अब अगर इन इक्वेशन को हम इस तरह लिख ले vi² साइन 2 थीटा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2g vi², ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास रेंज के बराबर होती है, और हम ये जानते हैं कि ये रेंज के बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई जी इंटू रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और ये t1 मल्टीप्लाई बाई t2 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो 2 टाइम ऑफ लाइट से। तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आ रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं, सही है, और फिर चेक कर लेते हैं हम MCQ नंबर 12 को, सही है। इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं हो कि यही हो, लेकिन पॉसिबल है कि इसी तरह है। अच्छा, अब हम 12 को ले लेते हैं, चलो 12 हमारे पास है एन इनर रिंग, कोई रिंग है, ठीक है ना, विद इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2, जिससे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा उसका इस तरह का सरफेस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट ए है या कोई भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो क्या है, वो R1 है, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसकी जो रेडियस आ रही है फॉर एग्जांपल वो R2 है, ठीक है, और ये रोल कर रही है, फॉर एग्जांपल ये रोल कर रही है किस चीज़ के साथ, विदाउट स्लिपिंग। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो वो क्या है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये रोल कर रही है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू रोल कर सकती है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट्स ऑफ द रिंग। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है, उसका हम नाम लेते हैं कि वो ए पार्टिकल है, और यहाँ पर हमारे पास है बी पार्टिकल है, इसकी क्या है, इसकी रेशो क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होता है उसको हम लिख सकते हैं mv² डिवाइड बाई आर, और ये लीनियर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये लीनियर सिचुएशन में अगर हम इसको एंगुलर में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास हो जाएगा m अपनी जगह, और v जो होती है वो r² ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड बाई r, तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा एक mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर मैं नाम लिख लेता हूँ 1, तो ये भी हो जाएगा क्या 1, ठीक है, मीन्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं F1 डिवाइड बाई F2, अगर हम इस तरह कर लें दो जो फोर्सेस है, तो mr1 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई mr2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर के साथ और m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेशो आएगी इन दो फोर्सेस की F1 डिवाइडेड बाई F2 वो R1 डिवाइडेड बाई R2 की रेशो की बराबर होगी। तो ये हम देख लेते हैं,
R1 डिवाइड बाई R2, हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में हम कुछ और MCQ भी करेंगे।